सबको पता है कि एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब भी कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ जिगजैग फैशन। ये मैंने एक ये सिचुएशन ली, एक मैंने ये सिचुएशन ली। ऑल्टरनेशन इफेक्ट ये कहता है कि ऐसे एल्केन्स, ये कितने वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर वाला। ये कौन से वाला होगा, ऑड वाला होगा, 7 वाला। ऑल्टरनेशन इफेक्ट ये कहता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये वाला एटम और ये वाला एटम फारदेस्ट अपार्ट होते हैं, they can fit better into the crystal lattice, as a result of which symmetry is more and melting point is more. Boiling point depends upon magnitude of van der Waals forces. Van der Waals forces is directly proportional to number of carbon atoms in a straight chain. It is inversely proportional to number of carbon atoms in branch. Melting point depends upon symmetry. सिमेट्री इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वालों की ज्यादा होती है बिकॉज पहले वाला किनारा और लास्ट वाला किनारा दूर दूर है। दूर दूर मीन्स ऐसे हैं कि इसमें तो एक ही हिस्सा बल्कि हो गया, इसमें ऐसा नहीं है। ऐसी शेप क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एल्केन्स में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल फैशन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ लीनियर फैशन। समझ आ गई मेरी बात? सबको पता लग गया? अब यही चीज मैंने दी है। दिस ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेशन इफेक्ट। इन एल्केन्स all the carbon atoms are sp3 hybridized and they are not present in a straight chain or straight pattern. Rather, they are arranged in zigzag pattern to maintain a bond angle of 109 degrees and 28 minutes. As a result of this zigzag pattern, in alkanes with even number of carbon atoms, the two terminal methyl groups lie on opposite sides in zigzag chains. So they can fit better in the crystal lattice, wherein in alkanes with odd number of carbon atoms, terminal methyl groups are on the same side of zigzag chain. They cannot fit into the crystal lattice symmetrically, so their melting point is lower. Is this concept clear? What does branching of alkane have on its melting point and boiling point? Branching is inversely proportional to boiling point. बता दिया मैंने, because branching से surface area कम हो रहा है, van der Waals forces कम हो रही है। Branching का melting point पर कोई फर्क नहीं है। जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उसकी हीट ऑफ कंबस्शन उतनी ज्यादा होती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन होते हैं, उसकी हीट ऑफ कंबस्शन उतनी ज्यादा होती है। सो 2 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। कोई रूल नहीं है, मैंने आपको ये बताया बस। जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में ज्यादा है, उसके पास CH2 उतने ज्यादा होंगे और उसकी हीट ऑफ कंबस्शन उतनी ज्यादा होगी। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। इवन नंबर वाले का ज्यादा। अब आया मैडम 5 और 3 में से, ऑब्वियसली 5 का ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ज्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन, मोर इज हीट ऑफ कंबस्शन। ये क्वेश्चन एक रह गया। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको आता है 1 greater than 2 greater than 3। मैच द फॉलोइंग आता है सबको। ऑक्टेन का सबसे, नोनेन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टेन का, फिर 2 मिथाइल हेप्टेन का, फिर इसका। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बेटे नोनेन के पास 9 कार्बन एटम्स है। दे हैव आस्क्ड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा दैट इज फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ये मैं 2 के 3 बारी पहले भी करा चुकी हूं।
सबको पता है ना, ट्रांस वाला हमेशा नॉन पोलर होगा अगर दोनों ग्रुप सेम लगे हुए होंगे तो। इट्स म्यू इज इक्वल टू 0। सिस वाले में इट्स म्यू इज अनइक्वल टू 0। विच ऑफ द टू, ट्रांस ब्यूटुइन और ट्रांस पेंटुइन, इज नॉन पोलर? ट्रांस ब्यूटुइन। व्हाट इज द रीजन? आप सबको पता है। ये वाले लाल बॉन्ड ने इस लाल वाले को कैंसिल कर दिया। इट हैज कैंसिल्ड दिस वन एंड दिस वन हैज कैंसिल्ड दिस एच। यहां पर भले ही ये कैंसिल करेंगे पर बिल्कुल जीरो नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। एक चीज CH3 है, एक चीज CH2। सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन का मतलब है कि दोनों ग्रुप अगर सेम है, ये भी Cl लगा है, ये भी Cl लगा है, ये भी H लगा है और ये भी H लगा है, इसकी म्यू हमेशा 0 होगी। अनसिमेट्रिकल का मतलब है ये Cl लगा है और ये F लगा है, इसकी म्यू अनइक्वल टू 0 होगी। वेयरएज सिस के लिए सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, वो हमेशा ही है। अब हर किसी बच्चे को मैंने अभी ये समझा दिया तुम्हें, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज ऑफ लो सब्लिमेशन एनर्जी। सो वाई, इसमें इस ए पॉइंट के लिए लेफ्ट पेज पे क्वेश्चन लिखो, वाई एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसके ए पॉइंट में लिखो, वाई एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तुम्हारा जिस दिन एस ब्लॉक का टेस्ट है उस दिन मैंने जितना करा दिया, मैंने सबसे पहले राउंड में लंबे क्वेश्चंस की जगह के ऊपर 50 एक नंबर वाले सवाल देने हैं। हाइड्रेट, ये इतना सा आंसर लिख के आना है, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई दैट एक्सेलरेट्स कंबस्शन। मैं यहां ये कह रही हूं, वो पानी में बम की तरह फटता क्यों है? पानी में बम की तरह फटता क्यों है? बिकॉज the reaction is exothermic and the hydrogen produced in the reaction participates. Why lithium doesn't explode in water? Lithium doesn't explode क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी नेगेटिव है, is not able to melt lithium. अगर अक्लमंद होगे और जरा सा भी सवाल की इंग्लिश समझ आती होगी कि doesn't explode in water, explode means पिघलना, क्यों नहीं करता पानी के साथ इतने स्ट्रांगली, इसलिए नहीं रिएक्ट करता बिकॉज ऑफ इट्स मोर नेगेटिव। ये तो फेवरेबल फैक्टर है LiOH बनाने के लिए, ये तो फेवरेबल फैक्टर है कि लिथियम जब पानी से रिएक्ट करा Li2O बन रहा है कि LiOH एक्वस बना, ये तो फेवरेबल फैक्टर है कि लिथियम पॉजिटिव एक्वस जो है वो बड़ी आसानी से बनता है। फिर भी ये रिएक्शन क्यों नहीं होता? विद वन लाइन छोड़ी हुई, दैट विल बिकम एज एन आंसर शीट फॉर यू एज एन असाइनमेंट। जो ना सॉल्व हुए वो लिख लेना, जो गलत हुए उनके आंसर्स के हिंट दे देना, और क्वेश्चन के साथ ही नीचे एक लाइन छोड़ दूंगी आंसर के लिए, ताकि आपको पता लग जाए ये छोटा कैटाइन छोटे एनाइन को स्टेबलाइज करता है थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट। स्मॉल कैटाइन स्टेबलाइजेज स्मॉल एनाइन through lattice energy effects. Small cation stabilizes small anions through lattice energy effects. इसको बड़ा बड़ा बॉक्स में पहले कंसेप्ट डालो। हाँ जी, कंसेप्ट क्या लिखा है? स्मॉल cation stabilizes small anion through lattice energy effects. अब आप इस कंसेप्ट का कंसेप्ट बॉक्स में डाल लिया। इस कंसेप्ट के रिलेटेड लिखो पहले क्वेश्चंस फ्रॉम पेज 16 पेज के क्या क्या सवाल बनते हैं। लिखो वाई ग्रुप 1 मेटल, वाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स, वाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड स्कूल में आना है, इस कंसेप्ट के पूरी बुकलेट में बहुत सवाल है, इस कंसेप्ट का जो क्वेश्चन स्कूल में आना है
Why lithium forms monoxide and potassium forms a superoxide? और जहां पे तुमने क्वेश्चंस लिखने शुरू किए ना, पहले कंसेप्ट लिखा, छोटा केटाइन छोटे एनाइन को स्टेबलाइज करता है थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। और इसके बाद आपने इसका क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चंस ऑफ पेज 6। पेरोक्साइड होता है O2 माइनस, इट्स लाइक दिस। और सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस। इसमें से सबसे बड़ा सुपर ऑक्साइड, सबसे छोटा नॉर्मल ऑक्साइड है। ये बात समझ लो, ये बातें दोबारा समझ नहीं आनी सुगम। O2 माइनस नॉर्मल ऑक्साइड है, O2 माइनस पेरोक्साइड है, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन्स। सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव के साइज इतना छोटा है कि उसके ऊपर ये प्लस चार्ज की इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वो एक ही ऑक्साइड आयन से जुड़ सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग हाईली इंटेंस। आप इमेजिन करके देखो कि लिथियम पॉजिटिव ये है, सोडियम पॉजिटिव ये है और के पॉजिटिव ये है। इसके ऊपर वही सेम +1 चार्ज इतनी इंटेंसली अट्रैक्टेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है, इस पर उससे वीक है, इस पर उससे वीक है। समझ आई मेरी बात सबको? अब ये जो इसके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये इसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, छोटा केटाइन छोटे एनाइन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक तो ये रीजन, दूसरा इस पॉजिटिव फील्ड ने जब एक ऑक्साइड आयन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया, वो और एक ऑक्सीजन को आने ही नहीं देगा और इस कारण पर